This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. वैज्ञानिक नियमों के अनुसार आप कुछ भी हो सकते हैं और संभावनाएं अनंत हैं। मैं सरकारी सेवा में था, पहली बार मैंने सेंट्रल पुलिस फोर्स यूपीएससी का कमांडेंट की परीक्षा पास करी, असिस्टेंट कमांडेंट। उसमें मुझे एक किस्म का चरम सुख मिलता है, तो उस चरम सुख को बार बार प्राप्त करने के लिए मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। तो नौकरी छोड़ दिया, पढ़ाई कर रहे, तो अब कैसे घर चल रहा है? सबसे पहले मैंने इंडियन कल्चर में नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने डांस और ड्रामा में जेआरएफ किया, उसके बाद सोशियोलॉजी में नेट किया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़ में नेट किया, बुद्धिस्ट स्टडीज़, जैन स्टडीज़, गांधीन स्टडीज़, पीस स्टडीज़ में नेट किया, और उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स में मैंने नेट किया। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1200 साल पहले इंग्लैंड और जो पूरा पश्चिमी यूरोप का इलाका था, ये एक किस्म से मतलब डार्क एज थी। वहाँ 2-2,500 साल पहले हमारे यहाँ जो एक मूल जो धर्म था, जो सनातन धर्म था, इसके अलावा भी 60 ऐसी विचारधाराएं थी जो कि हिंदू सनातन धर्म के को नहीं मानती थी, लेकिन वे विचारधाराएं भी फल फूल रही थी। कि नेपाल की राजनीति में ये है कि नेपाल में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। चंबल के इलाके में सबसे ज़्यादा जो डाकू बने हैं वो पटवारियों की और राजस्व कर्मचारियों की गड़बड़ी की वजह से बने हैं। आप कभी कभी आवेग में जो आके खरीदारी कर लेते हैं, उससे बचना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कपड़े कम से कम रखने चाहिए। क्योंकि आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको बताने के लिए कि सिलेबस कैसे पढ़े, पढ़ने का पैटर्न क्या हो, क्या पढ़े, क्योंकि आप 12 बार पास हो चुके हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक पे, और बतकही चौक पे पंचायत सज चुकी है। आज के जो मेहमान हैं वो लक्ष्मण सिंह साहब हैं। इन्होंने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो शायद सभी जो विद्यार्थी होंगे वो लेना चाहेंगे। लक्ष्मण रेखा खींची नेट एग्जाम क्वालिफाई करने में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, कुल 12 बार, सोच भी नहीं सकते, और एक रिकॉर्ड ही बना दिया। तो भाई साहब यहीं पे रुकना है कि और आगे जाना है? अध्ययन तो जो है वो एक सतत प्रक्रिया है और प्रक्रिया चलती रहती है। एग्जाम देने का तो मेरा मन कभी होता नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब रिकॉर्ड तो बना ही दिया है। लेकिन शायद 3 साल पहले जब मैंने 12 सब्जेक्ट में नेट पास करने का रिकॉर्ड बनाया था, तो मैंने बोला था कि मैं 25 में और करूँगा। तो अगर टाइम मिला तो 5-7 में तो और निकाल ही लूँगा। क्या है, मन नहीं भर रहा है कि रिकॉर्ड बनाने का धुन सवार है? बहुत अच्छा सवाल है। धुन तो है ही, क्योंकि मुझे ना पढ़ने का शौक है, और पढ़ने के साथ साथ अपने आप को साबित करने का भी शौक है, और मैं दूसरों को प्रेरणा भी देना चाहता हूँ। क्योंकि शुरुआती दौर में एक असफल विद्यार्थी रहा, कई बार असफल रहा। कक्षा 9 में 2 बार फेल हुआ, बीए करने में 5 बार फेल हुआ, 3 विश्वविद्यालय बदले, तब जाकर बड़ी मुश्किल से बैचलर की डिग्री ली। उसके बाद जेएनयू गया, वहाँ से एमए किया, जामिया मिलिया इस्लामिया गया, वहाँ से एमफिल की, पीएचडी की, और उसके बाद ये नेट के रिकॉर्ड बनाए मैंने। तो आप ये खुद को साबित करना चाहते हैं क्या कि जो 2 बार 9वीं में फेल हो जाए, 5 बार बीए में फेल हो जाए, या समाज को दिखाना है कि जो फेलियर है वो हमेशा फेलियर नहीं रहता है? क्या सोचा है? देखिए, ये जो है मनुष्य जो है ना, मनुष्य नहीं पूरी प्रकृति, संभावनाएं हमारे अनंत हैं। अनंत संभावनाओं में हमें यकीन करना चाहिए, और प्रकृति का भी यही संदेश है कि आप कुछ भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक नियमों के अनुसार आप कुछ भी हो सकते हैं और संभावनाएं अनंत हैं। जैसे अभी जो टेलीकम्युनिकेशन का ज़माना है, फिर दूरदर्शन का ज़माना है, 100 साल पहले हमने कोई कल्पना भी नहीं की थी। 200 या 300 साल पुराना आदमी भी अगर टाइम मशीन या किसी भी प्रक्रिया से अभी के समय में आ जाए तो वो चौंक जाएगा देख के आजकल का जो आधुनिक विकास है। तो उसे लगेगा, हो सकता है कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो सीखना एक प्रक्रिया है, और परीक्षाएं सिर्फ एक माध्यम है कि वो बताता है कि आप इस स्तर तक पहुंच चुके या इसके प्रोसेस में आप कहाँ तक हैं, मतलब जिस चीज का आप एग्जाम दे रहे हैं उस प्रोसेस में आप कहाँ तक है, बस रिजल्ट वही बताता है। हाँ बिल्कुल।
तो मेरा यही मानना है कि संभावनाएं अनंत हैं और आदमी को अपनी संभावनाओं को या मनुष्य को अपनी संभावनाओं को फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए और हमेशा लगे रहना चाहिए। यही मेरा संदेश है। ऐसा मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि आपने जिस चीज के पीछे सभी भगते हैं कि आज के दौर में ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी लग जाए तो सोचते हैं कि अरे यार कम से कम बुढ़ापा तो अच्छा कटेगा। आपने सरकारी नौकरी पाई, 5 साल तक नौकरी किया, फिर ऐसा क्या बोध हुआ कि नौकरी छोड़ छाड़ के फिर पढ़ने निकल गए? मैं सरकारी सेवा में था। पहली बार मैंने सेंट्रल पुलिस फोर्स यूपीएससी का कमांडेंट की परीक्षा पास करी, असिस्टेंट कमांडेंट। उसमें मेरा चयन हुआ, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं तो सिर्फ बैचलर डिग्री है मेरे पास। अगले साल उसी साल मेरा चयन हो गया एमए आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स जेएनयू में। तो मुझे लगा कि नौकरी बहुत अच्छी बात है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ, तो नौकरी मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये नौकरी तो मैं बाद में भी ले लूँगा। तो मैंने एमए जेएनयू से करना उचित समझा और उसके बाद मैंने नौकरियाँ ली और 8 साल मैंने नौकरी करी, सरकारी नौकरी करी। मैं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के तौर पर तैनात था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में। लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मैं जब पढ़ता हूँ और मुझे कोई नया तथ्य पता चलता है तो वो मुझे अंतर्मन को मेरे बहुत कहना चाहिए कि आह्लादित कर देता है। उसमें मुझे एक किस्म का चरम सुख मिलता है। तो उस चरम सुख को बार बार प्राप्त करने के लिए मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ और मुझे बहुत ही मजा आता है। तो इसी प्रक्रिया में मैं बहुत कुछ पढ़ गया। मजा के लिए आप पढ़ते गए और बार बार एग्जाम पास कर लिया। हाँ। नौकरी छोड़ दिया। हाँ। तो जैसे क्या होता है, नौकरी एक वो कहते हैं वो जंजीर है जो हम सबको रोजमर्रा के जीवन के लिए बांध के रखती है। नौकरी करेंगे तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख को सैलरी आएगा। सैलरी आएगी तो 4 सामान आएंगे, ये फोन आएगा, लैपटॉप आएगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आएगा, सब्जी भी आएगा। तो नौकरी छोड़ दिया, पढ़ाई कर रहे, तो अब कैसे घर चल रहा है? मैं आपको बता दूं, मैंने पहली बार नौकरी की शुरुआत एक मीडिया संस्थान में की थी। मैं वहाँ शिक्षक था, तो मुझे 550 रुपये एक दिन के मिलते थे नोएडा में। उसके बाद मैं एक फिल्म संस्थान है नोएडा में, काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसमें भी मैं शिक्षक रहा। उसके बाद मेरा जेआरएफ हो गया, तो डांस में मेरा जेआरएफ हुआ, तो जो मुझे उसकी रकम मिलती रही। अभी जब मैं अपनी सरकारी नौकरी कर रहा था तो एक बार मैंने 20-30 हज़ार रुपये निकाल लिए बैंक अकाउंट से और मुझे लगा, मैं पैसों को देखने लगा और पैसे देख के मुझे ये लगा कि ये जो पैसे हैं ये मेरे उबाऊपन को या कुछ भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं सामान नहीं खरीदता, मुझे गैजेट्स खरीदने का शौक है। तो फिर मुझे बहुत ऊब सी महसूस हुई और मुझे मध्ययुगीन इतिहास पढ़ने का बहुत शौक था। मध्यकाल का जो इतिहास है भारत का, ज़्यादातर किताबें फारसी में थी और फारसी में किताबें थी, तो मैंने इसके लिए फारसी की पढ़ाई करने का निर्णय लिया और ईरान जाकर फारसी की पढ़ाई करने का जब मैंने निर्णय लिया तो मैंने अपनी सरकारी नौकरी से मैंने त्यागपत्र दे दिया और मैं ईरान गया और मैंने वहाँ एक शहर है, वहाँ बहुत प्रसिद्ध धार्मिक शहर है कौम, वहाँ के एक मदरसे में 4 महीने फारसी की पढ़ाई की। उसके बाद मैं तेहरान चला गया और तेहरान विश्वविद्यालय में 10 महीने फारसी की पढ़ाई की। मकसद तो मेरा था कि मैं मध्ययुगीन जो इतिहास, जो फारसी की जो हमारे ग्रंथ हैं जो इतिहास के, वो मूल रूप से उस समय फारसी में लिखे गए हैं क्योंकि उस समय फारसी हमारी राजभाषा थी। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे ईरान में रहने वाले अनेक समुदायों के बारे में पता चला और मुझे लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा रोचक तो ये चीज़ें हैं और जिस चीज़ पे मैं खोज कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा रोचक तो ये है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। जैसे मैं कमाल के लिए बता दूं कि भारत में एक रहने वाला एक समुदाय है, एक संप्रदाय है जोगी, जिन्हें नाथ संप्रदाय भी कहते हैं, जो सारंगी बजाते हैं, कान हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो मुझे पता चला कि उस जोगी संप्रदाय के लोग ईरान में हैं, अफगानिस्तान में हैं और रूस के भूतपूर्व सोवियत संघ के अनेक देशों जैसे ताजिकिस्तान में हैं, उज्बेकिस्तान में भी हैं और जो अभी वर्तमान रूस हैं वहां भी हैं। तो मैंने उनके बारे में वहां ईरान में शोध किया और बहुत रोचक बातें पता चल मुझे उनके बारे में लगी। सबसे पहली बात तो यह कि उनकी जो जोगी पहचान है, जो उनकी जोगी आइडेंटिटी है, वो अभी तक बची हुई है और अभी तक वैसे तो वो सरकारी रिकॉर्ड में
मुसलमान बन गए, क्योंकि ईरान जैसे देश में जो एक इस्लामिक देश है, अच्छा। मतलब पूरी दुनिया में 55-56 मुसलमानों के देश हैं, तो एकमात्र देश ईरान ऐसा है जहाँ मुल्लाओं का शासन है। तो वहाँ हो सकता है कि सरकारी भेदभाव से बचने के लिए उन लोगों ने इस्लाम अपना लिया, यानी लेकिन कागज जो पत्थर है। बाकी जो मुसलमान हैं उन्हें अभी भी संदिग्ध नजर से देखते हैं। जब मैंने जोगियों के बारे में अध्ययन किया तो मैंने ये पाया कि जो दूसरे लोग हैं, एक तो उनके त्वचा के रंग के कारण, क्योंकि उनकी त्वचा का रंग बाकी ईरानियों की तरह गोरा नहीं है, और उनके पास उनके जो पेशे हैं वो ये है दवा बेचना, या जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उन पर जाके कुछ छोटा मोटा सामान बेचना, या भीख मांगना, ये उनके पेशे हैं अभी। और गाना बजाना भी उनका पेशा है। तो वे जो अभी भी है, जो बाकी लोग हैं, उन्हें हिंदी ही बोलते हैं। हिंदी का मतलब होता है वहां जो हिंद का रहने वाला हो। हिंद मतलब हिंदुस्तान। आपको पता ही होगा कि जो हिंदी और हिंदू दोनों शब्द फारसी भाषा के हैं। तो ये बहुत रोचक बात थी। और जब मैंने जोगियों से पूछा कि क्या आपको पता है कि आपकी जाति का क्या इतिहास है, आपकी जाति की क्या महत्ता है, और आपकी जाति जो योगी से जोगी बना, इसका, तो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ईरान के समाज में वे लोग हाशिए पर हैं, एकदम विपन्न हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक अच्छी नहीं है, और उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया है। तो बहुत ही रोचक बातें पता चली। तो क्या आपने सवाल, चूंकि जहाँ पे थे लेकिन इस पे अब थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है, तो क्या अभी तक उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा के रखा है जिनसे अभी आप हाल ही में मिले? देखिए, उनकी जो सबसे पहली जो पहचान है जोगी, वो तो बची हुई है। उन्होंने वस्त्र- अपनी पहचान नहीं बदली। अच्छा। वस्त्र उनके बदल गए हैं, वस्त्र पूरे बदल गए हैं। अभी 300-400 साल पहले जब वो गए होंगे तो, और कुर्ता या लुंगी जो भी जोगियों की भाषा रही होगी। अच्छा, मैं इस बारे में ये भी बता दूं, क्योंकि जोगी हमारे यहाँ एक ओबीसी जाति भी है उत्तर प्रदेश में, जिसको पिछड़ी जाति में दर्जा दिया गया है, और जोगी संप्रदाय होता था। ऐसा नहीं कि जोगी सन्यासी भी होते थे, मुश्किल से 2-3%, और बाकी जो जोगी थे वे गृहस्थ भी होते थे। तो वे जितने भी जो वहां जोगी गए वे गृहस्थ हैं, और वो जो जोगी वहां गए वो ज्यादातर वहां दवा बेचने का काम करते हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जोगी थे रतननाथ, बलरामपुर जो जिला है वहां उनकी समाधि है, और रतननाथ की एक समाधि अफगानिस्तान के काबुल में भी है। अच्छा। और अभी भी वहां रतननाथ की समाधि है, और वहां जो उसकी देखभाल करता है वो एक हिंदू व्यक्ति है। और जब दोबारा तालिबान का शासन आया तो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन अभी उनको वहां पीर रतननाथ कहा जाता है। पीर का मतलब होता है बुजुर्ग, बड़ा आदमी, या कोई पवित्र व्यक्ति। तो वो पीर रतननाथ की समाधि छोड़ के नहीं गया। तो और एक इसके अलावा जोगियों का एक और उदाहरण मिलता है कि एक जोगी थे पूर्णपुरी। तो जो जोगी पूर्णपुरी थे तो वो एक बार अफगानिस्तान की यात्रा पर थे। वो तो उससे पता चलता है कि जोगी जो थे, ये जोगी समुदाय एक जगह नहीं ठहरता था। मतलब जोगियों के विचरण करने के बारे में कई सारी कहावतें भी हैं। ना संप्रदाय और जोगियों के बारे में कहा जाता है वो घूम घूम के भिक्षा लेने का पहले काम करते थे। तो उस समय सारंगी बजाते थे। हाँ, तो उस समय जोगी सेंट्रल एशिया तक जाते थे। तो पूर्णपुरी जो थे वो उस समय 1750 के आसपास सेंट पीटर्सबर्ग तक चले गए। अच्छा। और उन्होंने अजरबैजान के पास बाकू में उस समय भारत के 1755 के आसपास, ईस्वी के आसपास 1200 या 1300 हिंदू खत्री फैमिलियों के वहां रहने का प्रमाण दिया है। अच्छा। और जो जोगी पूर्णनाथ जो थे, तो जोनाथन डंकन नाम का एक ब्रिटिश था, उससे उनकी बनारस में मुलाकात हुई। तो जब उन्होंने जोनाथन डंकन को बताया कि मैं सेंट्रल एशिया और रशिया तक गया हूं, तो जोनाथन डंकन ने उनकी जो जितनी भी जो जानकारी ले सकता था उसको लिखा। तो जोनाथन डंकन के द्वारा हमें ये सब बातें पता चली कि उस समय भी वहां जोगी होते थे। यानी वो घूम के आ चुके थे। हाँ। अच्छा, आप स्टडी करते हैं, क्योंकि आज का जो युवा है वो फोन पे कुछ ज्यादा बिजी है, किताबों में नहीं। जैसे तथ्य आप पढ़ लेते हैं, जैसे तथ्य आप पा लेते हैं, उस तथ्य तक आज का जो हमारा युवा कहीं ना कहीं बहुत दूर है। और यही एक कारण है जिससे वो हमारी संस्कृति, सभ्यता और भारत के मूल से दूर हो गया है। निस्संदेह इसका बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया और मोबाइल है। और मोबाइल एक बहुत बुरी तरह लत की तरह फैलता जा रहा है। मैंने खुद डी एडिक्ट होने की कोशिश की, क्योंकि मेरा खुद का 3 घंटे स्क्रीन टाइम था, लेकिन अभी मैंने उसको काफ़ी कम कर लिया है।
आधे से भी कम कर लिया है। लेकिन उसका बात यह है कि आप उसको वो जो आप मोबाइल है उसका आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए तो जो अभिभावक हैं उनका एक कर्तव्य है कि अपने छोटे बच्चों को पहले तो मोबाइल ना दें। खास तौर से 10-12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल ना दें, क्योंकि वो एक के बाद एक रील देखते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा, 3-4 साल के बच्चों को, वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक के बाद रील देखते जा रहे हैं। तो अभी कुछ नई नई स्टडी आई है कि जो उनका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं उन्हें, तो इस बारे में स्कूलों के माध्यम से अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। और दूसरी दिक्कत वाली सबसे बड़ी बात है कि जो टिकटॉक है कि 15 सेकंड की रील या 30 सेकंड की रील, कि आपको मनोरंजन चाहिए लेकिन मनोरंजन के लिए आपके पास समय ज्यादा नहीं, धैर्य नहीं है आपके पास, तो लोग तुरंत इंस्टेंट, जैसे मैगी नूडल है कि 2 मिनट में तैयार, तो ऐसे ही आपको इंस्टेंट 5 सेकंड में मजा नहीं आया तो अगला रील। हाँ हाँ, तो यही है इंस्टेंट। बाकी हमारे सहयोगी और हैं पंचायत के पंच लोग। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जिन जिन विषयों से नेट क्वालिफाई किया है वो कौन कौन से विषय थे जिनसे आपने क्वालिफाई किया है, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। नमस्ते। सबसे पहले मैंने इंडियन कल्चर में नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने डांस और ड्रामा में JRF किया, उसके बाद सोशियोलॉजी में नेट किया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़ में नेट किया, बुद्धिस्ट स्टडीज़, जैन स्टडीज़, गांधीनी स्टडीज़, पीस स्टडीज़ में नेट किया, और उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स में मैंने नेट किया। जिन विषयों से आपने सर इतने विषयों से क्वालिफाई किया, इनमें से कौन सा ऐसा विषय रहा जिस पे आपने शोध बहुत अधिक किया हो और वो आपका एक प्रिय विषय रहा हो सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा प्रिय विषय मेरा डांस रहा, क्योंकि मेरा डांस में JRF भी हुआ था और डांस पे मेरे 4 आर्टिकल हैं, खास तौर से कथक के इतिहास पर। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो, और उसके बाद जो मेरी सबसे ज़्यादा रुचि है वो है समाज शास्त्र में। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मेरा जो विभिन्न जातियों का जो इतिहास है उसके बारे में जो सोशल हिस्ट्री है वो मेरा बहुत ज़्यादा प्रिय विषय है। मैं समाजों के इतिहास को जानना चाहता हूँ, उसमें मेरा ज़्यादा रुचि है। सर, मेरा प्रश्न है कि आपने इतिहास की भी पढ़ाई की, तो जो हमारा इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है, तो हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने उस पर पुस्तकें लिखी हैं। तो कई विदेशी यात्री भी थे, जैसे कि ह्वेनसांग रहे या फायान रहे, वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। तो जब हम अपने ही देश का इतिहास या उसके किसी पर्टिकुलर काल का इतिहास पढ़ते हैं जो एक भारतीय इतिहासकार ने लिखा है और एक विदेशी ने लिखा है, तो क्या उन दोनों में विसंगतियां हैं कि जो विदेशी इतिहासकार ने लिखा है वो कुछ और लिखा है और जो हमारे भारतीय इतिहासकार ने लिखा है वो कुछ और है? तो इस पे कुछ आप प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रोचक प्रश्न आपने पूछा कि इतिहास में ये विसंगतियाँ क्यों हैं। जैसे देखिए कि जो ह्वेनसांग ने इतिहास लिखा या जो इब्न बतूता ने जो भारतीय समाज का वर्णन किया, तो सबसे पहली बात है कि अगर जो कोई विदेशी है तो उसके साथ 2 खास बात होती हैं, एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है। एक तो उसका अपना बैगेज है, वो उसकी जो दृष्टि है वो अपने, एक समाज शास्त्र में एक टर्म है कि एथनोसेंट्रिज्म। तो एथनोसेंट्रिज्म ये है कि हम हर संस्कृति का मूल्यांकन अपने मूल्यों के अनुसार करते हैं। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, किसी के लिए मांसाहार नैतिक है, किसी के लिए मांसाहार अनैतिक है, किसी के साथ कजिन के साथ विवाह करना अनैतिक है, किसी के लिए नैतिक है। तो हमारे सबके जो मूल्य हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से इतिहास लिखा गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें अपने इतिहास को जो विदेशी, जैसे जो कॉलोनियल जो इतिहासकारों ने जो लिखा और बहुत सारी जो थ्योरी दी, तो कभी कभी जो उनके जो कॉलोनियल एजेंडे थे वो उनको भी पूरा करता था। कहीं अगर वो 50% वो इतिहास निरपेक्ष है, तो कहीं ना कहीं वो जो उसका जो कॉलोनियल एजेंडा है कि वो जो भारत पर जो कब्जा करने का एजेंडा है उसको वो जस्टिफाई करता हुआ भी दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास को, लोगों को लगता है कि इतिहास का कोई रोल नहीं होता। इतिहास का समाज को बनाने में बहुत बड़ा रोल है। आज की हमारी बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो हमें इतिहास ढंग से पता ना होने के कारण है। उसमें हीन भावना भी आ सकती है। अब जैसे ललितादित्य मुक्तापीड़ थे जो एक बहुत बड़े शासक हुए कश्मीर के, उन्होंने ताजिकिस्तान तक का इलाका जीता था, लेकिन इतिहास में उनका वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता है। 8वीं-9वीं शताब्दी में वो हुए थे, तो इतना बड़ा उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। दिक्कत ये है कि हमें एक्सट्रीम से बचना चाहिए। एक इतिहास वो है कि वो सिर्फ सब कुछ अच्छा है, एक इतिहास ये है कि वो बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है। तो हमें चाहिए कि हम मतलब एक संतुलित तरीके से नई पीढ़ी के सामने अपने इतिहास को प्रस्तुत करें।
सर आपने इतिहास के विषय में बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें अपना इतिहास नहीं पता है तो शायद हम भटक सकते हैं। तो अगर हमें अपना मूल इतिहास नहीं पता है तो हो सकता है हम हीन भावना के शिकार हो जाएं, या फिर अगर हम केवल जो हमारा प्राचीन वैभव रहा है उसी में यदि हम खोए रहे तो हम आगे ना बढ़ पाए। तो इतिहास ना पता होने से हीन भावना से ग्रसित रहना, या फिर जो हमारा पुरातन वैभव रहा है उसी में खोए रहना, तो इनके बीच में कहीं हम अपना भविष्य खो देते हैं। तो एक इसमें बैलेंस की स्थिति कैसे आए? इसमें बैलेंस की स्थिति ऐसी आएगी कि जो हमारी कमियां हैं हम उनके बारे में भी पढ़ें। जब तक हमें अपनी कमियों के बारे में नहीं पता होगा या हमारी जो ऐतिहासिक गलतियां हैं, जो हमने ऐतिहासिक त्रुटियां की, उनके बारे में नहीं पता होगा तो हम विकास नहीं कर सकते। हर देश, जब जैसे मैं जापान का उदाहरण दूं, उन लोगों ने जो पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने प्रत्युत्तर में उनके ऊपर परमाणु बम, अब उन्होंने बोला कि हाँ पहले गलती हमारी थी, और आज देखे जापान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। मतलब वो मतलब प्रथम विश्व का वो देश हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वो हो गया है। तो भारत का जो इतिहास है, 3,500 साल पहले हमारे यहाँ टॉयलेट बने हुए थे, कमोड बने हुए थे, और अभी फिर से हमें योजनाएं चलानी पड़ रही हैं 20-30 साल पहले। ये से इतना गैप जो बीच में आएगा, ये कैसे खो गया? ये हमारा जो राष्ट्र वैभव, जो हमारा इतिहास रहा, ये गौरवशाली इतिहास, ये कहाँ गायब हो गया, कहाँ पे चूक हो गई? लिखने और पढ़ने के कारण। देखिए, मैं आपको बता दूं कि समय सबके साथ एक जैसा नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1000-1200 साल पहले इंग्लैंड और जो पूरा पश्चिमी यूरोप का इलाका था, ये एक किस्म से मतलब डार्क एज थी वहाँ, ठीक है। और वहाँ एकदम जंगली टाइप से 1000-1200-1400 साल पहले पूरा वेस्टर्न यूरोप का जो था ना, वहाँ सिविलाइजेशन नहीं थी। जो भी यूरोप में सिविलाइजेशन थी वो दक्षिण के इलाकों में थी। रोमन सिविलाइजेशन थी या ग्रीक सिविलाइजेशन थी, वहाँ उन इलाकों में जैसे जर्मनी है, वहाँ सिविलाइजेशन का जो प्रारूप था वो बहुत ही आदिम प्रकार का था। तो कोई भी सिविलाइजेशन हो, उसका हमेशा कभी वो एक जैसी बनी नहीं रह सकती। मतलब उसका जो कंटिन्यूटी है ना, वो बहुत मुश्किल है। उसको कंटिन्यूटी को जो सततता है वो बहुत मुश्किल है। उसके साथ हमने ये किया है कि हमने जो हमारे यहाँ जैसे तर्कशास्त्र की पढ़ाई होती थी पहले, वो हमारे यहाँ पढ़ाई तर्कशास्त्र की समाप्त हो गई है। हमें तर्क करना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ तर्कशास्त्र की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई। हाँ, ये सब हमारे, जैसे मैं आपको बता दूं, 2-2.5 हजार साल पहले हमारे यहाँ जो एक मूल जो धर्म था, जो सनातन धर्म था, इसके अलावा भी 60 ऐसी विचारधाराएं थी जो कि हिंदू सनातन धर्म के को नहीं मानती थी, लेकिन वे विचारधाराएं भी फल फूल रही थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे जहां ईश्वर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारे साथ ये हुआ कि एक तो हम विखंडित होते चले गए जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, और दूसरे जो विदेशी आक्रमण हुए और जो हमारे समाज की जो बहुत सारी बुराइयां थी, उसकी वजह से हमारा समाज विखंडित होता चला गया और पद्दलित होता चला गया। और हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, वो निम्न से निम्न होते चले गए। हम सिर्फ परलोक की फिक्र करने लगे, और जो हमें जो अभी का जो जीवन है उसको हम भूल गए। भूलोक को ये हम उसमें हम एक बैलेंस स्थापित नहीं कर पाए। आपने अभी बताया, जैसा आनंद ने पूछा, आपका जो रिसर्च है वो जातियों पे भी है, और जो आपसे विवेक ने पूछा उसमें आपने कहा कहीं ना कहीं हम जो मिस हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी जो ब्रेक हुई है, उसमें जातियों का भी रोल रहा है। तो भारत जो वर्ण व्यवस्था में बटा, जातियों में जो बटा, उससे हम पीछे हुए। उस सिनेरियो को और आज के सिनेरियो को एक साथ देख के देखिए, हम और जातियों में बंटते नहीं जा रहे हैं, जिसमें का कारण एक राजनीति भी है। देखिए, अगर मैं एक समाजशास्त्री के तौर पर देखूं और जैसा मैंने अध्ययन किया है, तो मेरा ये मानना है कि एक तो पूंजीवाद के दौर में, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और ग्लोबलाइजेशन के दौर में, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी ये जो, चाहे कोई अपनी मोटरसाइकिल पे अपनी जाति, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण या जो भी, या जय हिंद, हिंदू और ये सब, ये तो ये आइडेंटिटी को, ये आखिरी दौर है। 2 या 3 दशक से ये ज़्यादा ये आइडेंटिटी नहीं चलेंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 3 सबसे बड़ी चुनौती हैं। एक तो भूमंडलीकरण, दूसरा है पूंजीवाद, और पूंजीवाद किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर आपको सामान बेचना है तो आप जाति देख के नहीं सामान बेचोगे। सबको सार्वजनिक जो भोजनालय हैं, उन्होंने जो छूत अछूत का जो कॉन्सेप्ट था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो आप यात्रा करते हैं, जो यात्रा करने के जो सार्वजनिक जो यातायात के माध्यम हैं, चाहे वो रेलगाड़ी हो
चाहे वो बस हो चाहे या flight विमान हो। हो, आपको नहीं पता कि आपके बराबर में जो व्यक्ति बैठा है उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। तो इन्होंने ये देखो, वर्जनाएं तो टूटी हैं और बहुत तेजी से वर्जनाएं टूट रही हैं, क्योंकि हम लोगों का जो औसत जीवन काल है वो 60 70 80 साल है। तो हम जो परिवर्तन की जो गति है ना, वो उसको हमें ऐसा लग रहा है कि वो धीमी हो रही है। कभी कभी हम इतिहास में 400 साल का इतिहास एक ही पार्ट में समाप्त कर देते हैं कि बड़ी तेजी से चेंज हुआ। तो उस हिसाब से जो भी पूरी जगत के इतिहास में जो अभी मानव समाज के जो इस तरह की जो परिवर्तन की जो गति है ना, बहुत तेज है। आप 20 साल पहले के समाज से अभी तुलना करके देखिए, अभी छोटे शहरों में भी लड़कियां जीन्स पहने हुए नजर आ रही हैं, जहां एक वर्जना थी 20-25 साल पहले। मेरे शहर में, छोटे शहर मुजफ्फरनगर से आता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि वर्जनाएं समाप्त हो रही हैं और बहुत तेजी से सब। तो जातियों का मुझे लगता है कि ये दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है, चाहे जातीय आइडेंटिटी हो या बहुत सारी आइडेंटिटी, क्योंकि अंतर जातीय विवाहों का भी प्रतिशत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कृष्णा, सर जैसे आप यहाँ से लेके ईरान तक गए, वहाँ भी आपने रिसर्च किया, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस समय जो जातियों को लेकर बहुत सारा विवाद छिड़ा हुआ है, एक कुनबा अलग बट रहा है, एक कुनबा अलग बट रहा है, तो क्या ऐसा उन देशों में भी है? देखिए, उन देशों में जहाँ तक मैंने स्टडी की है, मैंने सबल्टन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमफिल की, और मैंने कुर्दिश पॉलिटिक्स पर भी पहले पीएचडी करने का इरादा बनाया था। तो हाँ, वहाँ है, लेकिन उसका स्वरूप बहुत अलग है। जैसे वहाँ कुर्दिश कबीला है, मिडिल ईस्ट के 4 देशों में कुर्दिश कबीला है, तुर्की में है, ईरान में है, सीरिया में है और इराक में है। तो कुर्द एक अलग ही नस्ल है, वे अरबी नहीं है। 90% कुर्दों का जो धर्म है, या करीब 80% जो कुर्द हैं, वो सुन्नी मुसलमान हैं, या 70% के आसपास। तो वहाँ नस्लीय मतलब जाति ही कह सकते हैं इसे, क्योंकि कुर्द एक अलग जाति है। तो हाँ, निश्चित रूप से वहाँ जाति है। या आप अपने पड़ोसी देश में देख लें, बलूच रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो वहाँ जाति है। या चीन में आप देखें, उइगुर संप्रदाय। दिक्कत इसमें बस एक बात यह है कि जो 90% जो उइगुर समुदाय के लोग हैं या कुर्द समुदाय के लोग हैं, वो एक धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन धार्मिक पहचान ही काफी नहीं है कि आप एक हो जाएंगे। खाली धार्मिक पहचान के तौर पर आप एक नहीं हो सकते। जो सबसे ज्यादा यूनिटी वाली बात है, बात करने वाला धर्म भी अगर इस्लाम है, तो मुसलमानों के भी 55 देश हैं। तो अगर आप जैसे बहुत सारे जो क्रिटिक हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल हैं, उनका भी ये मानना है कि हम पंजाबी अलग हैं, बलूच अलग हैं, और सिंधी अलग हैं। अगर हम किसी नाम पर हैं तो हम सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हम एक हैं। तो जो आइडेंटिटी है ना, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि एक आपकी एथनिक आइडेंटिटी हो गई। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके लखनऊ में रहने वाले कोई कपूर साहब हो गए या खन्ना साहब हो गए, तो पता चला कि उनकी फैमिली 75 साल पहले आई पाकिस्तान से, तो उनकी जाति आइडेंटिटी हो गई खत्री, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो गई पंजाबी, धार्मिक आइडेंटिटी हो गई उनकी हिंदू। तो हिंदू, पंजाबी, खत्री, धार्मिक आइडेंटिटी। लेकिन अब वो डोमिसाइल हो गए हैं यूपी के। तो देखिए, 4 आइडेंटिटी आ गई हैं एक साथ। तो आइडेंटिटी ओवरलैप भी हो रही हैं, खत्म भी हो रही हैं। हाँ, जातीय संघर्ष हैं, बिल्कुल हैं, पूरी दुनिया में है, लेकिन जातीय संघर्ष का जो स्वरूप हमारे देश में है, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं और है। क्योंकि जाति का जो स्वरूप जो हिंदू धर्म के जैसा है, वो भारत में है, पाकिस्तान में भी है, और नेपाल में है, और बांग्लादेश में है। और इसके अलावा जाति जैसे भारतीय समाज में जहाँ अछूतपन की जो प्रैक्टिस होती है, वो सिर्फ एक उदाहरण मिलता है जापान में, जहाँ बुरा कुमेन नाम की एक जाति है, जिनके साथ वहाँ अछूतों का व्यवहार पहले किया जाता था। अभी भी शायद उनके साथ भेदभाव है, अभी मेरे पास उनकी लेटेस्ट जानकारी नहीं है। तो जातीय भेदभाव, रंग भेदभाव, ये पूरी दुनिया में है। आपने सर 12 बार नेट क्वालिफाई किया। नेट क्वालिफाई करने के बाद ये होता है कि आप जीआरएफ के पात्र हो जाते हैं, 30-35 हज़ार रुपये करीब स्कॉलरशिप मिलता है। तो आप तो मतलब एक के बाद वो फिर अमाउंट बढ़ता ही चला गया होगा, या आपने? नहीं, वो मैं आपको बता दूं, वो जेआरएफ हम एक ही बार ले सकते हैं। हाँ। जेआरएफ के बाद एसआरएफ होता है, कुछ थोड़ी सी रकम बढ़ के मिलती है। तो मैं डांस में जेआरएफ ले चुका हूँ। तभी आगे का क्या उद्देश्य है कि इसके बाद एक कंट्री तो घूम आए, एक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, आगे तो मैं करीब 1 दर्जन देश तो मैं घूमा हुआ हूँ। नेपाल भी मैंने अपना पूरा प्लेटिना बाइक से घूमा है। अच्छा, क्योंकि मेरी पीएचडी नेपाल के ऊपर है। चीन भी गया हूँ। नेपाल पे क्या पाया? क्या उसे अभी एक बवाल वहाँ चल रहा है हिंदू राष्ट्र की फिर से हो जाए, तो होना चाहिए?
असल में पता है चक्कर क्या है नेपाल की राजनीति के बारे में बता दूं कि नेपाल की राजनीति में ये है कि नेपाल में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है और वहाँ जो नेता हैं वो भी इसी मतलब टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे कुछ बहुत करीबी लोग वहाँ शीर्ष पदों पर हैं। तो वहाँ जो भी आता है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है। अभी कुछ तो वहाँ जो जनता है वो त्रस्त हो गई है कि भाई ऐसा है कि राजा हमें की बार बार 2-2 3-3 साल में खाने वाले नहीं चाहिए, जो एक बार खाने वाला है वो हमें दे दो। मेरे कुछ नेपाली दोस्त हैं जो नेपाल के बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो उनका कहना है राजशाही के पक्ष में कि जो राजा होता है वो एक मतलब एक चयनित प्रतिनिधि के मुकाबले अपनी जनता से ज्यादा प्यार करता है, उनका ज्यादा ध्यान रखता है। ये उनका नेपालियों का मानना है। अब जैसी उनकी इच्छा। तो आपको लगता है राजतंत्र आ जाना वहाँ बेहतर है, यानी आप अपनी स्टडी के हिसाब से बताइए। नहीं, मेरा मानना है कि राजतंत्र आना वहाँ बेहतर नहीं है। मैं लोकतंत्र का ही समर्थक हूँ। वैसे लोकतंत्र के समर्थक है। हाँ, बिल्कुल। नेपाल के हिसाब से? हाँ, नेपाल के हिसाब से। भ्रष्टाचार के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप अपने प्रशासनिक सुधार कीजिए, आप उसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए, उसमें पारदर्शिता लाइए। अच्छा, एक बात और, चूंकि लेकिन क्योंकि जो राजतंत्र है ना वो तो निरंकुश हो जाता है एक बार। चूंकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं इस सवाल को पूछने के लिए, आपने यूपीएससी क्लियर किया, सिविल सर्विस क्रैक किया, नेट का एग्जाम आपने दिया, अलग अलग 12 बार आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया। एक अभ्यर्थी, जेएनयू के आप छात्र रहे हैं, एक अभ्यर्थी के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो सोसाइटी को कितना बेहतर वो कर सकता है। विद्यार्थी जब पढ़ता है तो एक अच्छे समाज की परिकल्पना के लिए पढ़ता है, लेकिन जब वो कोई अधिकारी बन जाता है तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वही करता है। देखिए, मेरा मानना है, मेरा निजी अनुभव भी है कि ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं, चाहे जेएनयू का माहौल हो चाहे वो, कि भारत के भी 7 या 8% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जेएनयू के हैं। और एक ज़माना ऐसा था, शायद 86 या 87 की बात है, तो उस समय शायद 1000-1200 सीट होती थी कि 155 लोग एक ही बार में जेएनयू से सिलेक्ट हुए थे। 155। और एक और दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत भारी मात्रा में सिलेक्शन होता था यूपीएससी में। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो हमारा जो ढांचा है ना, जो प्रशासनिक ढांचा, वो बहुत ज़्यादा, इसकी जो भाषा देखिए, जनता दरबार, मतलब प्रशासनिक अधिकारी वहाँ शासक वर्ग के तौर पे व्यवहार करेगा, उसे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं। और जो हमने ये पूरा का पूरा सिविल सर्विस को कॉपी किया है ना, ये इंग्लैंड से किया, तो वहाँ तो प्रशासनिक सुधार हो गए, लेकिन हमारे यहाँ प्रशासनिक सुधार नहीं है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं। तो प्रशासनिक सुधारों की हमारे यहाँ आवश्यकता है और पारदर्शिता की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स अच्छा काम भी करते हैं, पॉलिसी भी अच्छी बनाते हैं। और ये तो ग्रिड है, मतलब ये नीचे से लेकर है। ये आप किसी भी दिन, मतलब आपका भारत में, देश में, लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास हो तो आप किसी भी दिन किसी थाने में आम आदमी बन के चले जाएं या किसी भी तहसील में आम आदमी बन के चले जाएं और अपना काम करवाने की कोशिश करें। आपको ऐसा लगेगा, किसी से रेफरेंस ना ले कि मेरा परिचित व्यक्ति है, तो आपको भी वही फीलिंग आएगी कि मैं बगावत कर दूं, मैं एक सशस्त्र संघर्ष करूं। अरे तो ये कड़वी सच्चाई ये है। तो आप डीएल बनवाने चले जाइए, राशन कार्ड बनवाने चले जाइए, अपना खतौनी लेने चले जाइए, खसरा लेने चले जाइए, तहरीर पे आप एक एफआईआर लिखवाने चले जाइए। बहुत ही दुखद स्थिति है। और हमारे देश में, मतलब ये जो स्थिति है ना, ये बहुत ज़्यादा सामाजिक संघर्षों को बढ़ावा देगी। अभी मैंने एक बार डाकू मोहर सिंह का कादम्बनी में इंटरव्यू पढ़ा था करीब 30 साल पहले। तो डाकू मोहर सिंह बता रहा था कि चंबल के इलाके में सबसे ज्यादा जो डाकू बने हैं वो पटवारियों की और राजस्व कर्मचारियों की गड़बड़ी की वजह से बने हैं। उन्होंने किसी की जमीन किसी के नाम लिख दी। आपने पान सिंह तोमर भी देखिए, वो जमीन विवाद के कारण। और जमीन विवाद हमारे यहाँ अभी भी बदस्तूर जारी है। उसमें ट्रांसपेरेंसी का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि वो एक एक जमीन कई बार बिक जाती है। पता नहीं, मतलब मैं अभी पिछले 3-4 दिन से इसी पे विचार कर रहा था कि क्या हमारे जो इतनी बड़ी सरकार है, सरकारी सिस्टम है, ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और कि जो इस तरह के जो जमीन के घोटाले हैं उनको रोका जा सके या ऐसा कुछ भी हो सके। तो मैं तो खुद इस पे कुछ करने की सोच रहा हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी कैसी हो, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं और कचहरियों में और तहसीलों में बेचारे मतलब चप्पले जूते घिस जाते हैं उनकी, वो मतलब एड़ियां रगड़ के मर जाते हैं लोग। इस पे भी एक पीएचडी कर ही डाली है, बहुत लोगों ने करी है, इसमें काफी कुछ हो चुका। अब पीएचडी तो बहुत हो चुकी है, मतलब मेरा ये तो मानना है कि इस पर ना प्रैक्टिकल काम हो, सुधार होने की जरूरत है। अब मेरा ही मानना है, जैसे मैं आपको बताऊं,
जितना लोग चाय की दुकानों पर बैठकर बात करने में और नेताओं के बारे में गप्पा मारने में या नेताओं की बुराई करने में और सिस्टम की बुराई करने में खर्च करते हैं या सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं ना, उसका 20% समय भी लोग अगर आरटीआई फाइल करने में, नेताओं से और अफसरों से मिलकर अपनी शिकायतें उन्हें बताने में खर्च करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सुधार हो जाए जीवन क्योंकि में। आजकल देखने में आता है यदि किसी व्यक्ति ने 2-4 डिग्रियां ले ली या फिर थोड़ा सा अच्छी यूनिवर्सिटी से फॉरेन से जाके पढ़ाया तो वो अपने आप को अन्य व्यक्तियों से सुपीरियर समझता है। लेकिन यदि उसका जो ज्ञान है उसका खुद का तो ज्ञान है ही नहीं ना, उसने तो जानकारी ली है और उसे अपने ब्रेन में फीड कर लिया है। तो हाँ, ये ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पहली बात तो ये है कि कभी भी ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस नहीं करना चाहिए कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि 12 सब्जेक्ट में नेट और मैंने 33 बार अलग अलग सब्जेक्ट में जेएनयू का एंट्रेंस पास किया। ये भी एक रिकॉर्ड है मेरा, वो मैं बताता नहीं हूँ। आईआर में भी मेरा 2000 में हुआ था, एमए में। तो मेरा मानना है कि पहली बात, हर व्यक्ति के पास हमें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ है, तो हमेशा विनम्र बनकर सीखो। मैं अपना बता रहा हूं, जब मुझे कभी कभी कुछ लोगों से बात करता हूं तो वे कुछ ना कुछ मुझे सिखा जाते हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि यार इनको तो कुछ भी नहीं पता। दोनों ही बातें होती हैं। तो और जब मैं खुद कभी कोई किताब खोलता हूं, नई किताब खोलता हूं, तो लगता है यार ये तो कोई पता ही नहीं था बात, हम तो कितने अज्ञानी हैं। तो मेरा मानना है कि विनम्र रह के हमेशा सीखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो समाज का छोटा से छोटा आदमी हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, उसके पास भी हमें सिखाने के लिए कुछ ना कुछ है। और इस पर ज्ञान पर आप कभी कभी गर्व कर सकते हैं, कभी कभार किसी स्पेशल केस में जब आपको लगे कि हाँ यहाँ बोलना बहुत जरूरी है और ये लोग यहाँ गलत हैं। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा गर्व करना या वो हमेशा, अगर जिस दिन आदमी को यह लग गया कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया या वो कर लिया, तो फिर वो सीखने की प्रक्रिया उसकी बंद हो जाएगी। अब जो आपने बहुत दूसरी बात कही कि जो ज्ञानी आदमी है वो जो पहले से दिया है उसने, वो जो पहले से जो लोग लिख के चले गए वो उसने किताबें पढ़ी हैं। अब मैं आपसे बताता हूं कि ज्ञान के 2 क्षेत्र होते हैं। एक होता है ज्ञान जो पहले से किताबें मौजूद है, एक हो गया आपका शोध और गवेषणा जो आपने ढूंढा है। जैसे जो जोगी समुदाय पर मैंने जो ढूंढा है वो किसी और के पास नहीं है। तो ये मैंने ज्ञान के दायरे को ये जो गोला था उसको थोड़ा सा और पुश कर दिया, पीछे कर दिया। उस जो इसलिए तो बोलते हैं ना, जो रिसर्च स्कॉलर करता क्या है, जो पहले से जो ज्ञान मौजूद है उसको वो बढ़ाता है। इसलिए पीएचडी सबसे बड़ी डिग्री होती है। या जो मेरा नेपाल के जो विषय, मेरी जो स्टडी है, जो मेरी फर्स्ट हैंड रिसर्च थी, जो वहाँ नेपाल की जो कला पे मैंने जो स्टडी की, तो उसके बारे में कुछ भी अवेलेबल नहीं था वहां। तो मैंने उस ज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाया। जो आगे आने वाले स्कॉलर या जो अभी के जो कुछ स्कॉलर हैं जिनकी उस विषय में जानने की इच्छा है, तो वो उनकी जो एक जिज्ञासा है वो हमारी शोध से या हमने किसी और के हमने जो भी पढ़ा है, हमने दूसरे जो शोधार्थी उनके उससे पढ़ा है। तो ये एक प्रक्रिया है। तो यही ज्ञान का विस्तार ऐसे होता है। जैसे हम जो बात करते हैं ना कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर कहां लिखे जा रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि चीन हम लोगों से आगे पहुंच गया, वहां 20,000 रिसर्च पेपर हर साल लिखे जा रहे हैं। तो ज्ञान की खोज करने में चीन अभी हमसे ज्यादा पहुंच गया। या जो अमेरिका या हमारे यहाँ 2,000 रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। तो ज्ञान को इस तरीके से बढ़ाया जाता है, शोध के द्वारा, गवेषणा के द्वारा, मतलब एनालिसिस के द्वारा। सर मेरा एक और सवाल है कि आपने कई जॉब करी और उनको आपने छोड़ भी दिया, तो एक समाज में जीने के नाते हमें अर्थ भी चाहिए होता है। तो अर्थ तो हमें काम करने से मिलता है। तो यदि हमने तो जॉब छोड़ दी तो फिर वो आवश्यकता कैसे, उसकी पूर्ति कैसे हो रही है? कुछ मेरे पास पहले से संचित राशि है और दूसरा मैंने ये किया कि मैंने अपने खर्चों को कम कर दिया। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप ज़्यादातर जो हम जितने निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, जब मैं 30 साल पहले चला जाऊं, जब मैं 12, 13, 14 साल का था, मैं ठीक ठाक परिवार से था, कोई निर्धन तो नहीं थे, लेकिन हमारे पास 4-5 जोड़ी कपड़े थे। एक जोड़ी हवाई चप्पल होती थी, एक जोड़ी पीटी शू होते थे और एक जोड़ी स्कूल के जूते होते थे। आज आपको भी खुद याद नहीं होगा कि आपके पास कितने कपड़े हैं। कपड़ों की बहुत प्रचुरता हो गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं। हमारे खर्चे कैसे बढ़े हैं, मतलब ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिस पे सबको गौर करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि हमारे खर्चे कैसे बढ़े। एक तो मैं हमारे घर के परिवार के हर सदस्य को हर 2 साल में नया मोबाइल फ़ोन चाहिए, जो एवरेज 10, 15, 20 हज़ार का होता है। आप उस फ़ोन को 5 साल भी चला सकते हैं, 6 साल भी चला सकते हैं। दूसरी बात ये होगी कि बहुत सारे लोग ट्रेवल्स पे बहुत ज़्यादा खर्च करने लगे
और एक होती है वो इम्पल्सिव खरीद, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो खरीदना चाहिए, तो इस वजह से वो लोग खरीद लेते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने भी इस तरह की खरीद की है बहुत ज़्यादा। तो अपने खर्चे मैंने कम कर दिए, और खर्चे कम कर दिए, कपड़े खरीदने बंद कर दिए क्योंकि मेरे पास 50-60 जोड़ी कपड़े पहले से ही हैं, और बाहर खाना खाना बंद कर दिया, कॉफ़ी पीनी बंद कर दी, अपने खर्चों को सीमित कर दिया। बस मेरे जो मेन खर्चा है, एक तो इंटरनेट का है, तो इंटरनेट का तो इतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, 3-4 हज़ार में पूरे साल के लिए रिचार्ज हो जाता है। और घर का भोजन खाओ, और आप आदमी की आवश्यकताएं हैं ही कितनी, बाकी अपनी जो थोड़ी संचित राशि है उसको मैं खर्च करता हूँ। तो मैंने हिसाब लगाया कि मेरा जो खर्च है वो $100 प्रति माह है। $100 मतलब 7-8 हज़ार रुपये। और इस बात का मुझे तब पता चला जब लॉकडाउन लगा था पहली बार, तब मुझे पता चला कि यार मेरा जो असली खर्चा है वो तो 7,000 रुपये महीना मेरे गुजारा हो सकता है, 7,000 रुपये महीना। क्योंकि मैं हर साल, ऐसा नहीं मैंने ऑनलाइन खरीदारी नहीं की, मैंने बहुत ऑनलाइन खरीदारी की। मैं अभी मतलब दूसरों को मतलब नसीहत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंपल्सिव खरीदारी मैंने भी की है, लेकिन आवश्यकता अनुसार मैंने अपने इन खर्चों को सीमित कर लिया है। तो मेरा यही मानना है कि अपने खासतौर से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए, और ये जो आप कभी कभी आवेग में जो आके खरीदारी कर लेते हैं उससे बचना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कपड़े कम से कम रखने चाहिए। अब पुरुषों को तो खासतौर से, महिलाओं को तो उनमें तो शायद 1 या 2 बार पहनने के बाद हर चीज पुरानी लगती है और उन्हें अच्छा, नया तो आप चाहिए। जब भी नेट का कोई एग्जाम देने को सोचते हैं तो कितने घंटे का प्रिपरेशन करते हैं? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे डांस में JRF जब मैंने निकाला था तो उसमें मुझे 1.5 साल लगा था। मतलब मैंने 1.5 साल तो लगातार पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन एग्जाम से पहले मैं 1 महीना बहुत पढ़ता था। मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे डांस में JRF नेट पास करना था। तैयारी तो नेट की थी, लेकिन मेरा JRF ही हो गया, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था सिलेबस में। बस मैंने तभी तैयारी की, बाकी मुझे कभी भी आज तक नेट के एग्जाम के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं आमतौर पर 1-2 किताब तो रोज खत्म ही कर देता हूँ जब मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ। तो एक सवाल जो मैं अपने दर्शकों के लिए एकदम आखिरी में रोक के रखा था, इसलिए क्योंकि आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जो JRF की तैयारी कर रहे हैं, उनको बताने के लिए कि सिलेबस कैसे पढ़े, पढ़ने का पैटर्न क्या हो, क्या पढ़े, क्योंकि आप 12 बार पास हो चुके हैं, कि कैसे अपना वो एग्जाम क्वालिफाई करें, तो कोई हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और दर्शकों को मैं बता दूं कि सबसे पहले तो आप जो सिलेबस है, आपका जो भी संबंधित विषय है UGC नेट का, उस सिलेबस को देखिए। सिलेबस को अपने हाथ से नोट कीजिए, और जो स्टैंडर्ड किताबें हैं आपके उस विषय की, उन स्टैंडर्ड किताबों को आप खरीदिए और उन्हीं को पढ़िए, और स्टैंडर्ड किताबों के नोट्स लीजिए, और आपके सिलेबस के अपने हाथ से नोट्स बनाइए, और नोट्स भी आप अपने सुलेख में बनाइए, अच्छा लिखिए। उसमें आप उसको हरे रंग के स्केच पेन से, लाल रंग के स्केच पेन से, वो इसका मकसद ये है कि जितना आप ध्यान से और जितना प्यार से लिखेंगे सजाएंगे, जितना आप सजा धजा के लिखेंगे, उतना आपका मन लगेगा और आपके दिमाग में भी वो बात जाएगी, आपके याद रहेगी। उसका उद्देश्य ये है। आप अपने उस पेज पर फूल पत्ती भी बना सकते हैं अगर आपका मन हो, और आप ज्यादा सजाना अलंकृत करके लिखिए। तो पूरा का पूरा सिलेबस आप रखिए, और जो 10 यूनिट होती हैं, 10 में से कम 8 यूनिट तैयार कर लीजिए, और सबको लिख लीजिए, अपने नोट्स अपने खुद बनाइए। दूसरा ये है कि स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, जो बहुत सारी जो वैसी गाइड होती हैं उनसे बचिएगा, जो इंस्टेंट टाइप की गाइड होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो UGC की जो वेबसाइट है, उस पर पुराने जो UGC नेट के एग्जाम हुए हैं उसके मॉक टेस्ट हैं, उन मॉक टेस्ट को करिए। और मॉक टेस्ट में जैसे एक कोई सवाल है, उसके 4 विकल्प हैं, तो एक विकल्प आपको पता है तो वो आपको पता है, वो चलो आपने वो एक टिक कर दिया कि ये सही है। लेकिन अगर उनमें से 2 विकल्प के जो 2 शब्द हैं उसके बारे में मान लिया आपको नहीं पता कि ये है क्या, जैसे समाज शास्त्र के बारे में पता है कि कास्ट की क्या डेफिनेशन है, या क्लान की या मोइटी की क्या डेफिनेशन है, तो उसको भी आप देखें कि ये जो 2 शब्द हैं ये हैं क्या चीज। अच्छा, मैंने सही जवाब के अलावा जो 3 गलत जवाब है उन पे भी उनके बारे में भी आपको पढ़ना है और उसको नोट्स बनाना है, और अपनी जो कमजोर पक्ष है उसको चिन्हित कीजिए। और प्रथम जो पेपर होता है, जो जनरल पेपर होता है, उसकी भी तैयारी कीजिए। उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फाइनल मेरिट उसी से डिसाइड होती है। और जब आप तैयारी करें तो बेहतर होगा कि आप कम से कम जितने भी समय आप पढ़ सकें, आप जो बाह्य आकर्षण हैं उनको कुछ दिन के लिए भूल जाएं, जो टीवी है या सूचनाएं हैं या जो भी आपका जो मनोरंजन है, मनोरंजन करें थोड़ा बहुत, 1-1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं।
और मॉक टेस्ट जरूर करें, मॉक टेस्ट करके नोट्स बनाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज लक्ष्मण सिंह साहब थे हमारे साथ बतकही पे पंचायत में, जिन्होंने बताया कि कैसे आप अपने नेट की तैयारी कर सकते हैं और इन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।